मैं 25 साल की हूँ और मेरे पति दूसरे शहर में रहते हैं और वो साल में एक बार घर आते हैं। घर पर मैं अपने ससुर जी के साथ अकेली रहती हूँ। मेरे ससुर मुझे अपनी बेटी की तरह रखते हैं, लेकिन एक दिन घर अचानक लाइट चली गई। उस दिन जो हुआ, उस दिन से हमारा रिश्ता ही बदल गया। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डिम्पल सिंह है। मेरी उम्र 25 साल और लंबाई 5'2" है। मैं देखने में जितनी सुंदर हूँ, उससे कहीं ज़्यादा हसीन मेरा बदन है। मेरा चेहरा सिर्फ गोरा ही नहीं, बल्कि मेरे नैन नक्श इतने कातिल है कि किसी भी मर्द की नज़र एक बार मुझ पर पड़ जाए तो उनके दिलों की धड़कनें बेकाबू हो जाती है। मेरे शरीर की बनावट किसी को भी मदहोश कर दे। मेरी 34 साइज की आकर्षक व्यक्तिमत्व और 36 की तो ऐसे है कि चलते मर्द भी मुझे देख ले तो अपनी भावना को पकड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं अपनी असल कहानी पर आती हूँ। यह कहानी मेरे और मेरे ससुर जी के बीच की है, जो अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। मेरी शादी आज से 5 साल पहले हुई थी। मेरे पति का नाम रमेश है और उनकी उम्र 26 साल है। रमेश देखने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट तो नहीं है, पर घर वालों की पसंद से हमारी शादी हो गई। आज मैं एक बच्ची की माँ हूँ। मेरे पति की गुजरात में अपनी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है और वो वहीं रहते हैं। मेरे ससुर जी का नाम मोहन है। उनकी उम्र कहने को तो 52 साल है, पर अपने खान पान और कसरत की वजह से वो आज भी 35-36 के लगते हैं। वो गांव के एक बड़े जमींदार हैं और ज़्यादातर समय खेती बाड़ी ही संभालते हैं। हमारे ससुराल में पैसों की कोई कमी नहीं है। ससुर जी अपने शरीर का पूरा ख्याल रखते हैं, जिसकी वजह से उनका बदन एकदम गठीला और तंदुरुस्त बना हुआ है। मेरी सासू माँ का इंतकाल 5 साल पहले ही हो गया था, इसलिए घर में ससुर जी के अलावा किसी को ज़्यादा दखल नहीं है। पहले मैं अपने पति के साथ गुजरात में ही रहा करती थी, पर बच्चे के जन्म के बाद 1 साल ही उन्होंने मुझे गांव में छोड़ दिया। अब मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ गांव में रहकर ससुर जी का ख्याल रखने लगी। दिन भर मैं एक आज्ञाकारी बहू की तरह घर का सारा काम काज संभालती थी। पर दोस्तों, मेरे लिए हर रात अकेली काटना मुश्किल हो जाता रहा था। पति के साथ अनुभव किए महीने बीत चुके थे और मैं दिन रात बस सुंदर अनुभव के लिए तड़प रही थी। जब बर्दाश्त के बाहर हो जाता तो रातों को बिस्तर पर लेटे लेटे मैं हाथों से सुंदर अनुभव का आनंद कर लिया करती थी। पर जब हाथों से ही मन नहीं भरता तो किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ता था। घर में मैं पूरा दिन साड़ी पहने रहती और ससुर जी के सामने लाज शर्मा के मारे अपना आधा चेहरा पल्लू से ढके रखती थी। कभी कभी जब मैं बैकलेस डोरी वाला ब्लाउज पहनती लेती तो पूरा दिन खुद को संभालना भारी पड़ जाता था। मेरे ससुर जी भी नंबर 1 के ठरकी इंसान थे। वो अक्सर गांव की दूसरी औरतों के साथ मुझे भी बड़ी गंदी नज़रों से निहारा करते थे। मैंने कई बार घूंघट के अंदर से उनकी वो प्यासी नज़रें भाप ली थी। साड़ी और ब्लाउज के बीच से मेरी आधी बेपर्दा कमर, पीठ उन्हें ढकते ढकते मैं खुद परेशान हो चुकी थी। मैं अपनी साड़ी इतनी टाइट बांधती थी कि मेरी 36 की भाग साफ नज़र आता था। उठते बैठते और आते जाते ससुर जी की नज़रें बस मेरी 36 पर ही टिकी रहती थी। गांव में हमारा घर काफ़ी बड़ा है, जिसकी दीवारें बहुत ऊंची है। मेरा कमरा घर के बिल्कुल पीछे एक कोने में था और उसके पीछे घना जंगल। ससुर जी कमरे के बजाय रात को आंगन में ही चारपाई लगाकर सोते थे। मुझे अगर रात को पेशाब करने जाना होता तो आंगन से होकर ही गुजरना पड़ता था।
हमारा बाथरूम भी घर के एक कोने में एकदम खुला हुआ था। ससुर जी सुबह का नाश्ता करके खेतों पर निकल जाते और दोपहर का खाना खाने घर आते। शाम होते ही गांव के लोग उनके पास गपशप करने जुट जाते थे। कभी कभी गांव की एक दो औरतें भी वहां आकर बैठ जाती थी। मैंने कई बार अपनी आंखों से देखा कि बातें करते करते ससुर जी कैसे चुपके से उन औरतों की गलत जगह पर हाथ फेर देते थे और वो औरतें भी हंसकर उनकी इस हरकत का मजा लेती थी। मुझे पक्का यकीन हो गया था कि ससुर जी कई औरतों के साथ खेल चुके होंगे। शुरुआत में उनकी इन हरकतों पर मुझे गुस्सा आता था, पर फिर मैं यह सोचकर नज़रअंदाज कर देती कि सासू माँ के जाने के बाद आखिर उन्हें भी तो अनुभव की ज़रूरत पड़ती होगी ना। वैसे मेरे ससुर जी बड़ी मूंछ वाले, सॉलिड और गठीले बदन के बड़े ही आकर्षक मर्द है। जब कभी मैं सुबह नहाने के बाद उन्हें बिना कुछ के देख लेती तो मेरे खुद के बदन में एक अजीब सी सिरहन दौड़ जाती थी। उनका वो चौड़ा सीना और कसरती बदन देखकर मेरा मन एक पल के लिए रिश्तों की सारी सरहदें लांघने को बेताब हो जाता। फिर मैं तुरंत एक गिलास ठंडा पानी पीकर किसी तरह अपने आप को काबू में करती। रातों को पति से फ़ोन पर बात करके अपने जीवन की आग को शांत करने की कोशिश करती, पर वह आग भला फ़ोन पर बुझने वाली कहाँ थी। बस मन को थोड़ी देर के लिए तसल्ली मिल जाती, लेकिन प्यास वैसी की वैसी ही बनी रहती। मैं महीनों से अपने पति को घर बुला रही थी, पर मेरी तड़प का उन पर कोई असर नहीं होता था। इसी बात को लेकर अक्सर फ़ोन पर हमारा झगड़ा भी हो जाता। मैं ससुराल में अकेली बहू थी और शायद इसी वजह से ससुर जी भी मुझे मायके जाने की इजाज़त नहीं देते थे। उन्होंने घर की तिजोरी से लेकर अनाज के गोदाम तक की सारी चाबियां मेरे हाथों में सौंप रखी थी। इसी भरोसे और जिम्मेदारी की वजह से मुझे उनकी हर बात माननी पड़ती थी। फिर भी जब मैं एक दो दिन गुस्से में मुँह फुलाकर कमरे में बैठ जाती तो मुझे मनाने के लिए ससुर जी बाजार से कुछ न कुछ खाने के लिए ले आते और कहते, टिम्पी बहू, यह घर भी तो तुम्हारा ही है। कुछ खाना पीना हो या किसी चीज़ की कमी हो तो मुझसे कह दिया करो। तुम मेरी इतनी सेवा करती हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। हाँ, ससुर जी प्यार से मुझे टिम्पी कहकर बुलाते थे और उनके मुंह से अपना यह नाम सुनकर मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। अब मैं ससुर जी को कैसे समझाती कि औरत का सिर्फ पेट भरने से काम नहीं चलता। पेट की तरह औरत को वो खाने के लिए भी उतनी ही भूखी होती है। इस भूख को तो आपका बेटा मुझसे दूर रहकर और बढ़ा रहा है। यह तो मेरा सती सावित्री का रूप था, जो खुद को किसी गैर मर्द की बाहों में जाने से रोके हुए थी। मेरे पति अक्सर मुझे फैशनेबल ड्रेसेस में देखना पसंद करते हैं, पर गांव समाज के डर से मुझे साड़ी ही पहननी पड़ती थी। इसलिए मैं सबको एक संस्कारी औरत दिखती थी। रोज सुबह मैं जल्दी नहा धोकर पहले पूजा पाठ करती, फिर रसोई का काम संभालती। ससुर जी हर सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी पोती का चेहरा देखना पसंद करते थे। वह कुछ देर पोती के साथ खेलती, फिर जब वह रोने लगती तो उसे लाकर मेरी गोद में थमा देती। ससुर जी कभी कभी बच्ची को मेरी गोदी में देते समय अपना हाथ मेरे व्यक्तिमत्व पर स्पर्श कर देते थे। उनके मर्दाने और खटीले हाथों की छुअन से मेरा पूरा बदन सिसर उठता था। मैं घूंघट के अंदर से ससुर जी का चेहरा देखती तो उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान होती थी, जिसे देखकर मैं समझ जाती थी कि यह सब उन्होंने जानबूझकर किया है। फिर ससुर जी ने नहा धोकर आते और आंगन में लगी चारपाई पर बैठ जाते थे। मैं उन्हें नाश्ता देने जाती तो पहले अपनी साड़ी के पल्लू को कमर में खोस लेती थी,
ताकि जब मैं उनके पैरों को छूने के लिए नीचे झुकूं तो सब ठीक रह सके। ससुर जी के पैरों को छूकर आशीर्वाद लेना मेरा रोज का नियम बन गया था। ससुर जी मेरे उन्हीं संस्कारों की वजह से पूरे गांव में मेरी आज्ञाकारी बहू होने का बयान करते थे और हर महीने वह मेरे लिए नई नई साड़ियाँ भी लाते थे। उनका मेरे लिए यह सब करना मुझे साफ समझ आता था, पर मैं ससुर जी को उनके बेटे की जगह कैसे दे सकती हूँ। बस यही कश्मकश थी। महीनों से कुछ ना मिलने के कारण मैं भी काफ़ी उदासी हो रही थी। फिर भी मैं अपने ससुर जी के साथ मर्यादा पार नहीं करना चाहती थी। दिन, महीने और साल ऐसे ही गुजर रहे थे। मुझे अपना मन मारकर ससुराल में रहना पड़ रहा था। तभी एक रात गांव में ऐसा कुछ हुआ कि सुबह पूरा गांव सदमे में आ गया। तो दोस्तों, यह बात पिछले साल अक्टूबर के महीने की है। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव चैन की नींद से सो रहा था, तो कुछ चोरों ने एक घर को पूरी तरह से लूट लिया था। यह खबर जैसे ही चारों तरफ फैली, तो सभी की तरह ससुर जी भी देखने चले गए। घर आकर ससुर जी ने मुझे सारी बातें बताई, जिसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। फिर किसी तरह रात हुई। खाना खाने के बाद ससुर जी बोले, डिम्पी बहू, माहौल ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम तिजोरी को अब अच्छे से लॉक करके रखना। मैं ससुर जी के सामने साइड पोजीशन में खड़ी अपने एक हाथ से साड़ी के पल्लू को पकड़े हुए बोली, ठीक है बापूजी। मैं घूंघट के अंदर से ही उनकी नज़रों को देख रही थी। वह मेरे 26 को ही निहार रहे थे। इतना बोलकर मैं अपने कमरे में आ गई और तिजोरी को चेक करके सो गई। अगले दिन फिर पता चला कि रात को किसी और के यहाँ चोरी हो गई है। चोर इतने शातिर थे कि वो घरों की दीवारों तोड़कर अंदर घुस रहे थे। ससुर जी सब देख कर आते और मुझे अपने फ़ोन में तस्वीरें दिखाते थे। पूरे दिन सबकी बातें सुनकर मेरा दिल बहुत डरने लगा था। इसी तरह 2-3 दिन लगातार आसपास के गांव में चोरियां हुई, जिससे पूरे गांव में खौफ छा गया। मुझे रात को अकेले सोने में काफ़ी डर लग रहा था और नींद भी सही से नहीं आ रही थी। अगले दिन मैंने अपने पति को सब बताया। मेरे पति ने ससुर जी से मेरे डर के बारे में बात की और आने की कोशिश की, पर ससुर जी ने उसे यह कहकर रोक दिया कि वह अकेले सब संभाल लेंगे। ससुर जी ने अपने बेटे से बात करने के बाद मुझे आंगन में बुलाया और बोले, डिम्पी बहू, मुझे पता है माहौल ठीक नहीं है। अब रमेश बेटा यहाँ आएगा तो उसके कारोबार में नुकसान हो जाएगा। मैंने घूंघट के अंदर से कहा, बापूजी, डर लगा रहता है। रातों को मुझे नींद नहीं आ रही है। ससुर जी बोले, बहू, मैं तुम्हारा डर समझ सकता हूँ। घर के पीछे जंगल है, ऊपर से तुम्हें अकेले सोना पड़ता है। तुम कहो तो मैं कमरे के बाहर चारपाई लगाकर लेट सकता हूँ। आजकल इस माहौल की वजह से गांव में कोई भी चैन से नहीं सो पा रहा है। सभी मर्द पहरेदारी कर रहे हैं। बहू, तुम आराम से सो जाना। आज मैं पहरादारी कर लूँगा। फिर गांव में अंधेरा होने से पहले मैंने खाना बनाकर तैयार कर लिया। ससुर जी खाने के बाद मेरे कमरे के बाहर अपनी चारपाई लगा लेते हैं। ससुर जी शाम को ही अपनी कुछ नींद पूरी कर लेते हैं, ताकि वह रात पर जाकर घर की रखवाली कर सके। अब कमरे के बाहर ससुर जी सो रहे थे। पर नाइटी में भी नहीं सो पा रही थी, क्योंकि बाहर ससुर जी थे। इसलिए मैं साड़ी पहनकर सोई हुई थी और डर के मारे लाइट भी ऑन रखनी पड़ती रही थी। मैं कमरे के अंदर इधर उधर टहल रही थी। ससुर जी पहरेदारी शुरू करने से पहले अपनी एक नींद पूरी करके उठते थे, तो उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई। ससुर जी बाहर से ही खांसते हुए बोले, क्या हुआ बहू, इस तरह क्यों टहल रही हो? मैंने थोड़ी परेशानी भरी आवाज़ में कहा, जी वो नींद नहीं आ रही थी।
ससुर जी बोले, बहू मुझे पता है, औरत को साड़ी पहनकर सोने की आदत नहीं होती। तुम्हें मेरी चिंता किए बगैर जिस कपड़े में आराम मिले उसे पहनकर सो जाना चाहिए। ससुर जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि वह बिना बताए मेरी परेशानी समझ गए थे। फिर मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपने बदन से सारे कपड़े साइड कर पैरों तक की फुल मैक्सी पहन ली और सो गई। अगले दिन ससुर जी देर से सोकर उठे। नाश्ता करने के बाद वह गांव में घूमने निकल गए। जब वह वापस आए तो बड़ी दुखद खबर लेकर आए। ससुर जी ने बताया कि कल रात घर के पीछे वाले जंगल में चोर छुपे हुए थे। कुछ गांव वालों ने उन्हें देखा, पर डर की वजह से कोई कुछ नहीं कर पाया। गांव के दूर एक घर में लूट रोकने के लिए एक परिवार के सदस्य ने कोशिश की, तो चोरों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। ससुर जी से यह सब सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मुझे अब और भी ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा था। शाम होते ही ससुर जी खाना खाकर सो गए। मैंने कमरे में बच्ची को सुलाने के बाद साड़ी उतारकर नाइटी पहननी चाहिए, पर मैंने देखा कि मेरी फुल नाइटी आज गीली है। अब मेरे पास बस घुटनों की तक ही शॉर्ट नाइटी बची हुई थी, जो मेरे जिस्म से पूरी तरह चिपक जाती थी। मुझे ससुर जी का ख्याल आया कि वह बाहर ही है। अगर उन्होंने मुझे इस हाल में देख लिया तो क्या सोचेंगे। फिर एक बार मैंने बाहर झाँका। ससुर जी अभी सो रहे थे। मैंने जल्दी से कमरे का गेट बंद किया और अपने बदन से सभी कपड़े साइड किया और सिर्फ वह शर्ट नाइटी पहन ली। कमरे में डिम लाइट जलाकर मन में सोचा, भगवान बस मुझे उनके सामने न जाना पड़े। मुझे बेड पर लेटे थोड़ी देर हुई थी कि अचानक बिजली चली गई। घने अंधेरे के कारण अब मुझे और भी डर लगने लगा। मेरी पूरी बॉडी के रोंगटे खड़े हो गए थे। थोड़ी हिम्मत करके मैंने फ़ोन की लाइट जलाई और कमरे का गेट खोल दिया ताकि बाहर से कुछ रोशनी अंदर आ सके। मेरे दिल की धड़कन तेजी से चल रही थी। हाथ में फ़ोन की लाइट जलाकर मैं बेड के इर्द गिर्द टहल रही थी। मेरा पूरा शरीर डर से काँप रहा था। ऊपर से मुझे ज़ोरों से पेशाब लगने लगी थी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ससुर जी को आवाज़ दूं या अकेले बाहर चली जाऊं। कमरे में छाए उस घने अंधेरे और बढ़ते डर के बीच जब मुझसे पेशाब रोकना बिल्कुल नामुमकिन हो गया तो मैंने हिम्मत जुटाई। हाथ में कांपते हुए फ़ोन की टॉर्च जलाकर मैं दबे पाँव कमरे से बाहर आंगन की तरफ निकली। बाहर ससुर जी अपनी चारपाई पर लेटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे गहरी नींद में है, लेकिन उनकी आंखें हल्की सी खुली थी। और जैसे ही मेरी नज़र उन पर पड़ी, मुझे एहसास हुआ कि वो अंधेरे में भी मेरी शॉर्ट नाइटी में से झनकर दिखती शारीरिक बनावट को ही निहार रहे थे। मैंने घबराहट में नाइटी को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश की, जो सिर्फ घुटनों तक ही आ पा रही थी। मेरी धड़कनें इतनी तेज थी कि मुझे खुद अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने बेहद धीमी और सहमी हुई आवाज़ में कहा, बापूजी, बिजली चली गई है और मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बाथरूम तक जाना है। ससुर जी तुरंत चारपाई से उठे। टॉर्च की हल्की रोशनी में उनका चौड़ा और कसरती सीना साफ दिख रहा था। उन्होंने बेहद सहानुभूति भरी आवाज़ में कहा, अरे डिम्पी बहू, घबराओ मत, मैं हूँ ना यहाँ। चलो, मैं तुम्हारे साथ बाथरूम तक चलता हूँ। हम दोनों घर के कोने में बने हुए बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी। ससुर जी मेरे ठीक पीछे पीछे चल रहे थे। रास्ते में जब हवा का एक झोंका आया तो मेरी शॉर्ट नाइटी मेरे बदन से और कसकर चिपक गई। मुझे महसूस हो रहा था कि ससुर जी की प्यासी निगाहें मेरी पीठ और कमर पर ही टिकी हुई थी। बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचकर ससुर जी बाहर ही रुक गए
और बोले, तुम अंदर जाओ बहू, मैं यही बाहर पहरा दे रहा हूँ। कोई चोर उचक्का आए भी तो डरना मत। मैं अंदर गई और जल्दी से फायरिंग होकर बाहर निकली। बाहर आते ही अंधेरे में अचानक मेरा पैर एक छोटे से पत्थर से फिसल गया। मेरे मुंह से चीख निकलने वाली थी कि ससुर जी ने पलक झपकते ही आगे बढ़कर मुझे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। उस पल मेरा पूरा बदन उनके गठिले और गर्म सीने से जा सटा। ससुर जी के कसरती हाथों की तख्त छुअन सीधे मेरी कमर पर महसूस हो रही थी। मेरी नाइटी की पतली डोरी और उनका बेदर्दा सीना, दोनों के बीच की दूरी खत्म हो चुकी थी। ससुर जी की गर्म सांसें सीधे मेरी गर्दन पर पड़ रही थी, जिससे मेरे पूरे जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। कुछ सेकंड के लिए हम दोनों बिल्कुल खामोश रह गए। न उन्होंने मुझे छोड़ा और न ही डर और भी अजीब सी सिरहंस के मारे में पीछे हट गई। इतने महीने से दबी मेरी शारीरिक तड़प और उनका बरसों का सूखा उस एक अनजाने स्पर्श से मानो बाहर आने को मचल उठा। ससुर जी ने बेहद धीमी और भारी आवाज़ में मेरी आंखों में देखते हुए कहा, संभाल कर डिप्पी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। उनकी आवाज़ में चिंता से ज़्यादा एक अजीब सा नशा था। मैंने घूंघट तो नहीं किया था और उस डिम लाइट में उनकी नज़रों का निशाना सीधे मेरी 34 की सुड़ैल बनावट पर था। उन्होंने मुझे छोड़ने के बजाय मेरी कमर पर अपनी पकड़ थोड़ी और मजबूत कर ली। उस रात के सन्नाटे में जहाँ तक एक तरफ गांव में चोरों का खौफ था, वहीं दूसरी तरफ उस घर के कोने में मर्यादा और बरसों की भूखी हवस के बीच की दीवार धीरे धीरे ढलने लगी थी। बाथरूम के बाहर उस सन्नाटे में ससुर जी की मजबूत बाहों की गिरफ्त और उनकी नर्म सांसों का एहसास मुझे एक अलग ही दुनिया में ले जा रहा था। इतने महीनों से दबी मेरी अनबुझी प्यास और ससुर जी का बरसों का अकेलापन उस एक पल में टकरा चुके थे। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मानो सीनों से बाहर आ जाए। बापूजी, छोड़िए मुझे, कोई देख लेगा, मैंने सगमी हुई और हल्की कांपती आवाज़ में कहा। लेकिन मेरी आवाज़ में उन्हें रोकने से ज़्यादा एक बेबसी थी। ससुर जी ने मेरी बात सुनकर भी मुझे तुरंत नहीं छोड़ा। उन्होंने मेरी कमर पर हाथ टिकाए रखा और धीरे से बोले, टिम्पी बहू, यहाँ कोई ही नहीं है, तुम इतना डरती क्यों हो? जब तक मोहन जिंदा है तुम्हें किसी चोर या किसी परेशानी से डरने की ज़रूरत नहीं है। उनकी भारी और मर्दाना आवाज़ मेरे कानों में मिश्री की तरह घुल रही थी। उन्होंने धीरे से मुझे सीधा खड़ा किया, लेकिन उनका एक हाथ अभी भी मेरी कमर को छुए हुआ था। टॉर्च की मदद रोशनी में उनकी नज़रें सीधे मेरे चेहरे और नाइटी के पतले कपड़े से झलकते मेरे शरीर पर टिकी थी। मैंने शर्म के मारे अपनी नज़रें नीचे कर ली। तभी ससुर जी ने बड़ी नज़ाकत से मेरी टूटी को पहनकर मेरा चेहरा उठाया और बोले, रमेश बेवकूफ़ है जो इतनी खूबसूरत और हसीन पत्नी को गांव में अकेला छोड़कर दूर बैठा है। अगर मैं उसकी जगह होता तो तुम्हें एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं होने देता। ससुर जी के मुँह से अपने पति की नादानी और अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनकर मेरे बदन में एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई। मर्यादा की जो पतली दीवार हमारे बीच थी वह अब पिघलने लगी थी। बापूजी, आप यह क्या कर रहे हैं? मैंने हल्की सी सांस भरते हुए कहा। सच कह रहा हूँ डिम्पी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और मुझे धीरे धीरे संभालते हुए वापस कमरे की तरफ ले जाने लगी। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, आज रात बिजली भी नहीं है और माहौल भी खराब है। तुम अंदर अकेली सोओगी तो डरोगी,
कहो तो मैं कमरे के अंदर ही नीचे फर्श पर बैठकर पर्दा दे दूं। उस घने अंधेरे डर और अपने बदन में उठती प्यास के बीच मेरे पास ना कहने की हिम्मत नहीं बची थी। मैंने बस धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। ससुर जी की कमरे के अंदर आ गई और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। बाहर गांव में चोरों का खौफ छाया हुआ था, लेकिन कमरे के अंदर एक अलग ही तूफान जलमर ले रहा था। कमरे के अंदर की बत्ती गुल थी और केवल फ़ोन की मध्यम रोशनी फर्श पर फैली रही थी। ससुर जी ने दरवाजे की सांकल लगाई और मुड़कर मेरी तरफ देखा। उस वक्त कमरे में इतनी खामोशी थी कि हम दोनों की सांसों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मैं बेड के किनारे सहमी हुई बैठी थी। मेरी शॉर्ट नाइटी घुटनों से ऊपर खिसक आई थी, लेकिन उस पल मुझ में उसे ठीक करने की भी हिम्मत नहीं बची थी। ससुर जी धीरे धीरे चलकर बेड के पास आए और फर्श पर बैठने के बजाय सीधे मेरे पास बेड पर ही बैठ गई। बेड के दबने से मेरा बदन थोड़ा सा उनकी तरफ ढल गया। ससुर जी ने देर न करते हुए अपना एक भारी और गर्म हाथ रख दिया। उनके स्पर्श से मेरे पूरे जिस्म में एक तगड़ा झटका लगा, जैसे किसी ने बिजली का तार छू लिया हो। बापूजी, यह गलत है। हम यह क्या कर रहे हैं? मैंने कांपती आवाज़ में कहा, लेकिन मेरा शरीर पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था। ससुर जी ने मेरी बात का जवाब देने के बजाय मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और बेहद धीमी आवाज़ में कहा, डिम्पी, कब तक खुद को मारोगी? मैं इतने महीनों से तुम्हारी तड़प और तुम्हारी प्यास को भाप रहा हूँ। रमेश तुम्हें वो खुशी नहीं दे पा रहा है जो तुम्हें मिलनी चाहिए। आज इस अंधेरे में सिर्फ तुम हो और मैं हूँ, कोई तीसरा देखने वाला नहीं है। यह कहते हुए ससुर जी थोड़ा और करीब हो गए। उन्होंने मुझे वो मज़ा देना शुरू कर दिया, पर मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि बहुत समय के बाद यह सुंदर अनुभव होने वाला था। क्योंकि मेरा पति शरीर से थोड़ा कमज़ोर थे, पर ससुर जी शारीरिक रूप से मजबूत थे। उनकी हाइट लगभग 7 फीट होगी और उनको इसमें ज़्यादा अनुभव था। मैं एक नज़र उनकी तरफ देखकर सोच रही थी। तभी ससुर बोले, डिम्पी, तुम क्या सोच रही हो? फिर मैंने उनको अपने मन की बात बताई तो वो मुस्कुराए और बोले, डिम्पी, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, सब कुछ तुम्हारे सहमत से होगा। तो मैंने सहमति दे में सिर हिलाया, जिसका मैं बहुत समय से इंतज़ार कर रही थी। मुझे उनका साथ बहुत पसंद था। फिर उसने बिना टाइम न लेते हुए तुरंत पापी करने लगी। मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। मेरी सांसें तेजी से बढ़ने लगी। मेरी गर्दन का निचला हिस्सा ऊपर नीचे होने लगा। उन्होंने तुरंत मेरे होठों पर कंट्रोल कर लिया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब मैं भी उन्हीं को रिस्पॉन्स करने लगी थी। मुझे यह सब बहुत दिन के बाद मिलने वाला था, इसलिए मैं और एक्साइटेड हो गई। उन्होंने गर्दन पर पापी करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक हाथ से मेरी खूबसूरत व्यक्तिमत्व को स्पर्श करना शुरू कर दिया। मैं इम्प्रेस होकर मचलने लगी। सासू माँ को भी देहांत हुए 5 साल हो चुके थे, इसलिए उन्हें भी मेरी जैसी 25 साल की खूबसूरत और पहली बार मिली थी। इसलिए वो भी 5 साल से भूखे शेर की तरह दिख रहे थे। मेरी नज़र थोड़ी नीचे गई तो अब उनकी भावना जाग गई थी। मैं समझ गई थी कि उनको बहुत अनुभव होगा। मुझे मन ही मन डर लग रहा था कि मामला कैसे संभालूंगी, लेकिन मैंने हिम्मत कर ली। फिर उसने मुझे एक पोजीशन में आने को कहा। मैं भी आ गई। फिर उन्होंने उनकी जगह हुई भावना को हलचल किया। दोस्तों, उनकी भावना देखकर मैं हैरान हो गई। ऐसा लग नहीं रहा था कि वे 52 साल के होंगे। मैंने और देखकर सीधा ना बोल दिया। अंकल ने कहा, क्या हुआ डिम्पी, आप ठीक हो ना? मैंने कहा, बापूजी, मुझसे ना हो पाएगा।
मुझे लगा कि आपकी भावना ठीक ठाक होगी, लेकिन अब मुझसे नहीं होगा। पहली बार में मैं ऐसी भावना के साथ सुंदर अनुभव नहीं कर पाऊंगी। ससुर जी मुझे समझाने लगे, कब तक छोटी भावना से खेलती रहोगी बहू? एक बार इसी भावना का भी आनंद लेकर देखो, और मैं तो तुम्हारे कहने पर चलूँगा। अगर आपको थोड़ा ही दर्द महसूस हुआ तो आप मुझे कह सकते हो। ससुर जी ने मुझे बहुत समझाने के बाद मैं तैयार हो गई। फिर उन्होंने मुझे सुंदर अनुभव देना शुरू किया। महीनों से दबी हुई मेरी जिस्म की भूख ने सारे संस्कारों, मर्यादाओं और रिश्तों के बंधनों को पल भर में तोड़कर फेंक दिया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी आह भरते हुए ससुर जी के मजबूत सीने में खुद को पूरी तरह से सौंप दिया। डिम्पी, आज तुम सिर्फ मेरी हो, ससुर जी ने मेरी सांसों में सांसें मिलाते हुए भारी आवाज में कहा। मैंने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली और बस उनकी पीठ पर अपनी उंगलियां कस ली। इतने सालों का अकेलापन, पति की दूरी का दर्द और गांव की पाबंदियों का खौफ, सब कुछ उस रात एक की बाहों में पिघल कर बह गया। रिश्ते और मर्यादा की सारी सीमाएं पीछे छूट चुकी थी और कमरे के अंदर सिर्फ हमारे गर्म सांसें और धड़कनों का शोर मचा था। मुझे स्वर्ग में जाने का जैसा लग रहा था। पहले तो मैं बहुत परेशान हुई, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे जो सुंदर अनुभव किया वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। वे पल मेरी जिंदगी का पहला अनुभव था। जब सुबह की हल्की रोशनी छत पर पड़ी तो मेरी आंखें खुली। मैं अभी भी उनकी बाहों में थी। ससुर जी ने मेरी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराया और मेरे माथे को चूमा। ससुर ने कहा, डिम्पी, मैं आज की ये हसीन रात कभी नहीं भूलूंगा। मैंने शर्म में अपना चेहरा उनके सीने में छुपा लिया। रात भर जो कुछ भी हुआ था उससे मुझे अब डर नहीं लग रहा था। एक तरह का संतोष और खुशी महसूस हो रही थी। मैं शांति से मुस्कुराई और बोली, बापूजी, आज तुमने सच में मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। मुझे आज तक ऐसी खुशी और सुकून कभी नहीं मिला। उसने खुश होकर कहा, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे पास तुम जैसी खूबसूरत बहू है। सच में आज अपनी भावना को हल्का करके बहुत खुश हुआ। सच में तुम जैसी बहू होना बहुत बड़ी खुशनसीबी है। सच में मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी बहू मिली। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि व्यवहारिक जीवन में अपने जीवन साथी के साथ सही समय पर खुलकर संवाद करना और एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना बेहद ज़रूरी है। धन्यवाद।